हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये दिस वीडियो लेक्चर इज प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश। इन दिस वीडियो लेक्चर we about cover the very important facts of grammar translation. You know what is a translation? Without translation, any language you can't properly learn. आप बिना ट्रांसलेशन के किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज के जानकार नहीं कहलाएंगे जब तक आप ट्रांसलेट करना नहीं सीखेंगे। और कोई भी लैंग्वेज हो उसमें ट्रांसलेट की सबसे महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन की। और ट्रांसलेशन में चूंकि आप एक एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं तो ट्रांसलेशन में सिंपल सेंटेंसेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सिंपल सेंटेंसेस जो जिनमें कर्ता के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता, कोई कार्य नहीं किया जाता, उनको सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वे फार्मर हैं, दोज आर फार्मर। वे किसान हैं, दे आर फार्मर। वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। इनमें इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा बल्कि कर्ता के बारे में कुछ बताया जा रहा है, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस। तो टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस क्या होते हैं? टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कार्य यानी एक्ट सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसको कहते हैं हम टेंस कैटेगरी का सेंटेंस। टेंस जैसे कि आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। these 3 categories have also 4 sub categories. First of all, in present, affirmative tense, in present definite tense, present continuous tense, present perfect continuous tense. Past indefinite tense, past continuous tense, past perfect continuous tense. Such like future indefinite tense, future continuous, future perfect continuous. तो आपने देखा कि तीनों सेंटेंसेस की 4 सब कैटेगरीज होती हैं और वो कैटेगरीज को ही आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कैटेगरी है इस वीडियो लेक्चर में हम उसको ही कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है। इंशाल्लाह आपका एक डाउट क्लियर कराएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको क्यों कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है लेकिन इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो जैसे ही इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान अनिश्चित काल की बात है जिसमें ये पता नहीं होता है कार्य हो गया है, होने वाला है या हो रहा है। समझे आप? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान देखते हैं इसकी। देखिए पहचान मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ खास तौर से ता, ते, ती, ताहू का प्रयोग किया जाता है। समझे आप? जो मेन वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के द्वारा एक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल राधा कपड़े धोती है, ये सेंटेंस हमने लिया तो राधा सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वो क्या कार्य कर रही है? कपड़े धोने का काम कर रही है, कपड़े धोती है। तो धोने के साथ जो टी लग करके आया है, मेन वर्ब के साथ टी लग करके आया, उससे हम ये पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यानी सेंटेंस है। इसके बाद बात करते हैं हम ये चीज जो होती है किस चीज का भाव पैदा करता है। मतलब एक बात आपने देखा होगा, एक्चुअली क्या है कि लोग सिर्फ रट्टा मार के पढ़ाई कर लेते हैं। हमें भाव और सेंस समझना होता है, कॉन्सेप्ट समझना। देखिए प्रेजेंट टेंस के वाक्यों से क्या पता चलता है? अनिश्चित वर्तमान काल के वाक्यों से 2 बातों का पता चलता है। ए, वर्तमान काल किसी काम का होना यानी वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टाइम में किसी काम का होना। एक तो ये बात हमें इससे पता लगेगी कि वो काम हो रहा है, जिसे प्रेजेंट एक्शन कहते हैं। वर्तमान में किसी की आदत प्रकट होना हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। जैसे कुत्ते भूखा करते हैं
कुत्ते भौंकते एक जनरली बात है, लेकिन कुत्ते भौंका करते हैं ये एक हैबिचुअल एक्शन, एक उनकी आदत है भौंकना। तो ये दो प्रकार के जो काम करते हैं वो इस वाले सेंटेंस से हमें याद होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनको बनाना कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट और आपको सेंटेंस का पता नहीं लग रहा है तो आप उसमें कौन लगाकर प्रश्न करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस को जोड़ा जाता है अगर कर्ता थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर, अब थर्ड पर्सन क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कहने वाला है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं इसमें। अब फॉर एग्जांपल, मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूं, मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूं। इस सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे ये देखते हैं। इस सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाएगा इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए ये जो सेंटेंस है इसको कैसे फॉर्म किया जाएगा? मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूं, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है, नहीं तो कोई सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन भी कैसी है? असर्टिव टाइप की है, सकारात्मक है। मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूं, उसमें सब्जेक्ट क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब उठने वाला कौन है? मैं हूं ना, तो मैं इसका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो मैं की इंग्लिश क्या लेकर आते हैं? आई। तो यहां पर लिखेंगे आप आई। अब प्रतिदिन 5 बजे उठता हूं तो मैं क्या काम करता हूं? उठने का काम करता हूं। उठने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेट अप। क्योंकि आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इसकी मेन वर्ब में हम एस या एस को नहीं जोड़ेंगे। तो ये लिखेंगे आई गेट अप, यहाँ पे लिखेंगे आई गेट अप, ये मेन वर्ब आ गई इसकी, आई गेट अप। देखिए सब्जेक्ट ले आए हमारे, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आए हम गेट अप, इसमें एस एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि एस एस कब जोड़ा जाता है? अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तब, और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो आई गेट अप। अब कब उठता हूं? 5 बजे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? के 5 o'clock। यहां पे लिखेंगे टाइम के साथ हमेशा क्या आता है बेटा? के 5 o'clock, ये हमेशा टाइम के साथ आता है। आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूं। नेक्स्ट है राम अपने भाई को पत्र लिखता है। तो राम क्या है? एक थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्या काम करते हैं हम? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं। लेकिन एक डाउट और होता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर जो बड़े बड़े एडवांस लेवल के स्टूडेंट है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस कहाँ पे लगाएं और कहाँ पे एस लगाएं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इसके कुछ रूल्स हैं। जिन मुख्य क्रियाओं के एंड में ओ आता है, जिन मेन वर्ब के एंड में ओ आता है, विद द मेन वर्ब एंडिंग विद ओ, यानी जिन मेन वर्ब के लास्ट में ओ आता है ज्यादातर वहां पे क्या लगाया जाता है? ईएस जोड़ा जाता है। जैसे गो से गोस कर देते हैं, डू से डस कर देते हैं। गो में जाना, गो में ईएस लगाया, गोस हो गया। डू में करना, डू में ईएस लगाया, डस हो गया। दूसरा रूल ये है विद द मेन वर्ब एंडिंग विद डबल एस एस एच। अगर जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब है उसकी एंडिंग डबल एस या एस एच से हो रही है तो तब भी उसमें क्या ऐड किया जाता है? ईएस किया जाता है। जैसे किसिस, मिसिस, पुशिस, वॉशिस। वॉश में धोना, वॉश में एस एच आता है लास्ट में, इसलिए ईएस लगाते हैं इसमें। और किस में चुम्बन करना, आलिंगन करना, उसमें भी क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। ऐसे मिस, किसी को मिस करना, मिस में भी डबल एस आता है लास्ट में, उसमें भी ईएस ऐड करते हैं। तीसरा रूल ये है कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस बाई हो तो वहां पर भी क्या लगाते हैं हम? बाई को आई में बदल देते हैं और ईएस लगा देते हैं। जैसे कि किराई, CRYI, किराई। किराई में क्या होता है? आप जानते हैं किराई में क्या होता है? किराई, किराई में होता है बेटा चिल्लाना।
तो अगर इसमें हमें ES ऐड करना हो तो 22 को काय में बदल देंगे, क्योंकि 22 से पहले कॉन्सोनेंट R आया, तो 22 को काय में बदल देंगे R में, किराई आई में बदल के ES लगा देंगे, किराई, इस तरीके से। और जैसे कि मैरी, MARR मैरी, मैरी में क्या होता है शादी करना, तो मैरी में 22 को आई में बदल के ES जोड़ देते हैं, मैरीज। ऐसे ही फ्राइज, इसको भी इसमें ऐसे करते हैं, फ्लाई, फ्लाई का फ्लाइज हो जाता। लेकिन एक कंडीशन है, एक एक्सेप्शन है, अगर 22 से पहले कोई वोवेल आया है, कॉन्सोनेंट ने अगर वोवेल आया है, तो 22 को हम आई में बदल के ES नहीं जोड़ते, बल्कि 22 में ही डायरेक्ट एच जोड़ देते हैं। जैसे कि से में होता है कहता है, अगर से आ जाए तो से में एच जोड़ देते हैं। ऐसी प्ले में होता है खेलना, 22 से पहले ए आता है, उसमें ES नहीं जोड़ते हैं हम, डायरेक्टली 22 में ही एच जोड़ देते हैं। लेकिन शर्त यह है, अगर 22 से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तब 22 को आई में बदल के ES लगाते हैं, और अगर 22 से पहले कोई वोवेल आता है, वोवेल्स आता है, तो उसमें एस लगा देते हैं डायरेक्ट। ये इसका रूल्स है, यही इसका नियम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम अपने भाई को पत्र लिखता है। यहाँ पे पत्र लिखने वाला कौन है? राम है, लिखने का कार्य राम कर रहा है। तो सबसे पहले यानी राम ही, इसका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो राम है, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसकी मैन पर में एस, यही एस लगाएंगे। तो देखते करते हैं इसको, राम ये बाकी का सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले आए, सब्जेक्ट रहा, हम यहाँ पर ले आए राम, ठीक, क्लियर। राम अपने भाई को पत्र लिखता है। अब राम क्या काम करता है? पत्र लिखने का, लिखने को कहते हैं राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राइट, RITE राइट। अब राइट तो इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें हमें एस एस लगाना है, ऑलरेडी ई पहले दे रखी है, इसमें ऐसे ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एस, यानी राम राइट्स। अब क्या लिखता है? वो ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे, प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लिखता है? आ लेटर, लेटर मीन्स होता है बेटा पत्र लिखना, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। कुत्ते रात को भौंका करते हैं, कुत्ते रात को भौंका करते हैं। यहाँ पर दो सेंटेंस हम लेते हैं, तो कुत्ते भौंकते हैं ये जनरली बात हो गई, एक कुत्ते भौंका करते हैं ये उनकी आदत हो गई। तो जैसे कि हमने पीछे बताया था अभी कि जो प्रेजेंटेटिव टेंस होते हैं ये दो वाक्यों को शो करते हैं। जैसे वर्तमान काल के वाक्यों से दो बातों का पता चलता है, तो वर्तमान काल किसी काम को होना, जैसे कि अभी राम अपने भाई को पत्र लिखता है, ये राम पत्र लिखता है, तो ये बात। और एक हैबिचुअल एक्शन यानी वर्तमान की आदत को बताता है, कुत्ते भौंका करते हैं, ये सेंटेंस। तो देखिए जहाँ पर हैबिचुअल एक्शन आता है, जहाँ पर आदत वाली बात आती है, कुत्ते रात को भौंका करते हैं, तो उसको कैसे बनाते हैं? देखिए जो सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस का वो क्या है? कुत्ते है, काम भौंकने कौन करते हैं? कुत्ते करते हैं, तो कुत्ते की इंग्लिश सबसे पहले लेकर आएंगे। लेकिन शर्त यह है, अगर हमें वहाँ कंडीशन दिखानी है तब हम कुत्ते से पहले दा का यूज नहीं करते हैं। चलिए लिखते हैं दा, यहाँ पे लिख दिया बेटा हमने दा, यहाँ पे दा नहीं लिखेंगे, सॉरी दा का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे हम डॉग, डॉग्स। अब रात को भौंकते हैं, क्योंकि डॉग्स प्लूरल है तो भौंकने में ऐसे नहीं लगेगा। डॉग्स बार, बार में होता है भौंकना, एट द नाइट, रात में, यानी रात को कुत्ते भौंका करते हैं, हम फुल स्टॉप लगाते हैं, डॉग्स बार्क एट नाइट। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता है कुत्ते रात को भौंकते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसमें कुत्तों से पहले दा लगा देते हैं, बस इतना चेंज होता है हैबिचुअल एक्शन में और जनरली एक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं नेगेटिव सेंटेंस? नकारात्मक वाक्य। ये कैसे बनाए जाते हैं? इनको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लेकर आते हैं, अगर प्लूरल है तो डू नॉट लेकर आते हैं, है नहीं? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट से डज नॉट आता है, वही बात मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन का तब डज नॉट आता है, बाकी प्लूरल होता है तो डू नॉट आता है। बाकी सभी घटनाओं के साथ डू नॉट का प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये सेंटेंस है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ।
सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैं फर्स्ट पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन क्या माना जाता है, हमेशा प्लूरल माना जाता है, लेकिन इसलिए हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, डू नॉट। तो लिखते हैं ये, मैं के लिए लिख दिया मैंने आई, और झूठ नहीं बोलता हूँ, इसलिए डू नॉट आएगा, डू नॉट, आई डू नॉट। झूठ बोलने को बोलते हैं बेटा टेल अ लाई, ये मेन वर्ब होगा इसकी, टेल अ लाई, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यानी मैं झूठ बोलने का काम नहीं करता हूँ। इसके बाद है राम अपनी पढ़ाई में दिल नहीं लगाता है, ये सेंटेंस है, राम अपनी पढ़ाई में दिल नहीं लगाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जो हमने ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो राम जो है थर्ड पर्सन है, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है, जिक्र हो रहा है राम का, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमेशा प्रेजेंट डेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, हम डज नॉट का यूज करते हैं। राम अपनी पढ़ाई में दिल नहीं लगाता, तो पढ़ाई में दिल निकाल के वो किताब पे नहीं चिपकाना, कि दिल लगाने का काम हो रहा है। देखिए यहाँ कैसे कितने मजे खेलती है इंग्लिश भी, यहाँ राम अपनी पढ़ाई में दिल नहीं लगाता, तो दिल फाड़ के उनकी किताब पे नहीं लगाएगा राम, लेकिन हम इसे थोड़ा सा इसके शब्दों को चेंज करेंगे, इसका सेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रांसलेट होती है वो शब्दों की नहीं होती है बल्कि सेंस की होती है। सेंस में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, चाहे शब्दों में भले से ही आ जाए। राम अपनी पढ़ाई में दिल नहीं लगाता है, या राम अपनी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं, सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो अब सामने वाला सब्जेक्ट है, स्पीकर है, जो बात कहना चाह रहा है वो अपनी बात पूरी तरीके से कह पा रहा है कि राम अपनी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी बात सही है, ये भी एक वही बात है, या राम का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये भी वही बात है। लेकिन जो सब्जेक्ट का सेंस है, जो सब्जेक्ट जो स्पीकर कहना चाह रहा है उसके सेंस में कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट राम लेकर आएंगे, ये राम की इंग्लिश ले आए हम, RAM राम, क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, तो क्या काम करेंगे इससे, राम के साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट, डज और नॉट, राम डज नॉट। अब दिल नहीं लगाता है, या पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो देखिए यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो लेना है, टेक मीन होता है लेना, है ना। अब इंटरेस्ट एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और मेन वर्ब के रूप में हम टेक को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे राम डज नॉट टेक इंटरेस्ट अब अपनी पढ़ाई में, चूंकि राम थर्ड पर्सन है, ही है ना, तो ही का पॉसेसिव केस क्या होता है बेटा, हिज होता है, हिज, तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पर शी होता तो शी का पॉसेसिव केस क्या होता है, हर। राम डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन हर, इन हिज, अपनी पढ़ाई में है ना, इन हिज स्टडीज, स्टडीज यानी पढ़ाई में, यहाँ पे स्टडीज वर्ड को प्लूरल में यूज किया जाएगा, ये क्यों यूज किया जाएगा मैं आगे बताऊंगा आपको। राम डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज, ये क्लियर हो गया आपका। परिश्रमी छात्र कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं होते हैं। एक सेंटेंस ये है कि परिश्रमी जो छात्र हैं वो कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं होते हैं। अब देखिए जहां पे कभी नहीं वाली बात आ जाती है नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो वहाँ पर हम डू नॉट और डज नॉट का यूज नहीं करते, ये बात याद रखना, नोट कर लें इस बात को। जहाँ पे कभी नहीं की बात आती है वहाँ पे नेवर लगाया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं जोड़ा जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल कुछ भी हो। तो देखिए यहाँ पर कि परिश्रमी छात्र कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं होते हैं। परिश्रमी छात्र, देखिए परिश्रमी छात्र ये हमारा वाक्य का क्या है, इसका सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट लेकर आएंगे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हार्ड। देखिए इसको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे हिसाब से, ये मैं इधर को बना देता हूँ इसको,
यहाँ पे बनाया जाता है हमेशा। परिश्रमी छात्र कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को प्लूरल में यूज किया जाता है। बहुत सारे छात्रों की बात हो रही है, तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें कभी नहीं वाला वाक्य है, इसमें एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट डू नॉट या डज नॉट लगेगा, यहाँ पे लगेगा नेवर। अब परीक्षा में फेल होना, तो फेल असफल होना, तो फेल की तो फेल ही आती है, आप लिख देंगे फेल। कभी किसी परीक्षा में, यानी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नेवर फेल, कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं होते। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स नेवर फेल इन एनी एग्जामिनेशन, इन एनी एग्जामिनेशन। कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं होते हैं। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स नेवर फेल इन एनी एग्जामिनेशन। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा किसी के लिए एनी का प्रयोग किया जाता है और अफर्मेटिव में सम का प्रयोग किया जाता है, फेल नहीं होते। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, ये देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। आप कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा काम कौन करता है, स्कूल की क्या टाइमिंग है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले और एक WH फैमिली के वर्ड यूज होने वाले, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में आ जाता है वो वाले। तो जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है या नहीं? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का आंसर हमेशा यस और नो में दिया जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप रात में पढ़ते हो, तो आप इसका उत्तर यस और नो में दे सकते हो। अगर पढ़ते होगे तब कहोगे यस हम पढ़ते हैं। अगर आप ये नहीं कहोगे ना पढ़ते हैं, यस कह दोगे तब भी चल जाएगा। और अगर आप कहोगे कि नहीं पढ़ते हैं तब भी चल, नो करके भी इसका आंसर दिया जा सकता है। ऐसे ही जो नेक्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं वो ऐसे होते हैं, तुम कब स्कूल जाते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम स्कूल कब जाते हो, तो इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते। अगर मैं आपसे पूछूं तुम स्कूल कब जाते हो, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे यस नो, नहीं ना। तो ये सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखिए ये है इसका, अगर क्वेश्चन वर्ड का सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड उठ के आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी बी या डज, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस अगर नेगेटिव है तो नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है तो इस वर्ड को WH फैमिली के वर्ड को हटा देंगे, डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। क्या तुम ठंडे पानी से स्नान करते हो? पहला एग्जांपल है क्या तुम। जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, आपसे पूछे क्या तुम ठंडे पानी में स्नान करते हो, तो आप इसका आंसर यस नो में दे सकते हो। इसलिए ये कैसे बनाया जाएगा? ऐसे, डू या डज सबसे पहला आएगा इसमें, सब्जेक्ट क्या तुम प्लूरल है तो प्लूरल तो लाएंगे डू यू। यहाँ पे लिख देंगे बेटा डू और यहाँ पे यू, डू यू। अब क्या तुम ठंडे पानी से स्नान करते हो? डू यू। अब जो मेन वर्ब है वो आएगी, इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट आ गया। अब मेन वर्ब क्या हमारी? वॉक। वॉक मीन होता है स्नान करना, यहाँ पे लिख देंगे वॉक, डू यू वॉक। अब ठंडे पानी से है नी, विद कोल्ड, अब यहाँ पे विद कोल्ड, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ ये तो अंडरस्टूड है, ये बात तो पता लग रही है हमें, यहाँ नहाने की बात हो रही है तो नहाया तो हमेशा पानी से ही जाता है, तो यहाँ वाटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, डू यू वॉक विद अ कोल्ड, ऐसे ही बना सकते तो भी चल जाएगा, और इसके आगे हम वाटर लगा दें तब भी चल जाएगा। डू यू वॉक विद कोल्ड वाटर, अगर आप यहाँ पर वाटर भी ऐड कर देंगे तब भी ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ तक ही ठीक है। डू यू वॉक विद कोल्ड, क्या आप ठंडे पानी से स्नान करते हो? क्या तुम ठंडे पानी से स्नान करते हो? डू यू वॉक विद कोल्ड, नहीं।
ठंडे पानी से। नेक्स्ट है वह रात को कब सोता। अब ये वाला जो सेंटेंस है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, इसमें WH फैमिली का वर्ड यूज होगा। कब की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, कब कहते हैं व्हेन, यानी कब सोते हो। तो सबसे पहले इंग्लिश लेकर आएंगे हम व्हेन। देखिए WHEN व्हेन, क्योंकि सब्जेक्ट वह रात को कब सोता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज लेकर आएंगे, ले आए डज, व्हेन डज, फिर सब्जेक्ट लेकर आएंगे ही। सोने को मैन वर्ब है, स्लीप मीन होता है सोना। अब रात को है ना तो लिखेंगे एट नाइट, यहाँ पे लिख देंगे बेटा एट नाइट, तुम रात को कब सोते हो। ठीक है। नेक्स्ट है वह तुमको क्या क्या पढ़ाता है, वह तुमको क्या क्या पढ़ाता है। इस फॉर्मेशन का सेंटेंस आ जाए कभी तो कंफ्यूज मत आना होना, वह तुमको क्या क्या पढ़ाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। वह तुमको क्या क्या पढ़ाता है, सबसे पहले हम इंग्लिश लेकर आएंगे क्या क्या की। तो जब क्या क्या वाली बात आ जाती है तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लाएंगे व्हाट ऑल, व्हाट ऑल, फिर वह, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, व्हाट ऑल डज ही, और डज ही टीच यू, टीच मैन वर्ब है इसमें, तो यहाँ पे जोड़ देंगे टीच मीन होता है पढ़ाना, और यू मीन्स होता है तुमको, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। व्हाट ऑल डज ही टीच यू, वह तुम्हें क्या क्या पढ़ाता है। देखिए बन गया, इस तरीके से बनेगा। और नेक्स्ट सेंटेंस है तुमको कौन पढ़ाता है। ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस जो है इस फॉर्मेशन के सेंटेंस कैसे बनते हैं, कौन वाले सेंटेंस। कौन वाले सेंटेंसेस का वैसे रूल तो ये है कि WH फैमिली का वर्ड आ जाए तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लगाते हैं। देखो जैसे कि इसमें हु की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हु एड जाएगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट भी कौन ही है। तुम्हें कौन पढ़ाता है, नहीं तो सब्जेक्ट क्या, तो ये सब्जेक्ट भी इसमें कौन ही है, तो ये अफर्मेटिव की फॉर्मेशन से बनेगा सेंटेंस। सबसे पहले लगाएंगे हम इसमें हु, जैसे कि हम अफर्मेटिव में लगाते हैं, सबसे पहले क्या लगाते हैं अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट लगाते हैं। तो चूंकि हमने हु को सब्जेक्ट मान लिया तो यहाँ पे लिखेंगे हु। अब टीच, हु जो है कौन पढ़ाता है, ये हमेशा जो है प्लूरल सब्जेक्ट में माना जाता है, कौन पढ़ाता है। तो टीच में यस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन का तभी यस लगाया जाता है। तो हु टीच यू, टीच में होता है बेटा पढ़ाना, टीच यू, तुमको कौन पढ़ाता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक, हु टीच यू, तुमको कौन पढ़ाता है। नेक्स्ट है तुम कौन सा फल पसंद करते हो। वह बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये भी उसी फॉर्मेशन की तरह नहीं बनते सेंटेंस, इनका बनाने का भी कुछ और फॉर्मेशन है। तुम कौन सा फल पसंद करते हो, तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो कौन सा फल है, फल, तो जो क्वेश्चन वर्ड है कौन सा, विच के साथ ही फल उत्तर का आ जाएगा, वही इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे, कौन सा फल, तो ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे लिख देंगे विच फ्रूट। अब यू क्या है हमारा, प्लूरल, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या लेकर के आएंगे डू। यू लाइक में होता है बेटा पसंद करना है, तो क्वेश्चन मार्क। विच फ्रूट डू यू लाइक, तुम कौन सा फल पसंद करते हो। ठीक है, एक सेंटेंस और मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, उस तरीके के फॉर्मेशन के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, शीला खाना बनाना जानती है। देखिए 6 सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि शीला खाना बनाना जानती है। टी है आ गया, बनाना जानती है। इस फॉर्मेशन के सेंटेंस कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए शीला सब्जेक्ट है सेंटेंस का, सबसे पहले शीला को लेकर आएंगे हम। शीला नॉस, नॉस क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है। नॉस भी मतलब जानना।
मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि शीला जानती है कि खाना कैसे बनाया जा सकता है। सेंस में तो कोई फर्क नहीं आया ना, हमें सेंस का ही ट्रांसलेट करना होगा, ना कि वर्ड होगा। शीला खाना बनाना जानती है, शीला जानती है कि खाना कैसे बनाया जाता है। तो शीला नॉज, यानी शीला सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का, इसलिए इसमें ऐसा लगा दीजिए। नॉज, शीला नॉज डैट, शीला नॉज हाउ टू कुक द फूड। ये हाउ टू फॉर्मेशन का बनते हैं, हाउ टू कुक द फूड, ये इस फॉर्मेशन से बनते हैं इस तरीके के सेंटेंस। शीला नॉज हाउ टू कुक द फूड, शीला जानती है खाना कैसे बनाया जाता है। तो गाइस आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की सारी बातों को कवर कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे डिफिकल्ट सेंटेंसेस होंगे जो एक्सरसाइज में आएंगे, तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा और जानकारी दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक, और सब लोग जो है अपना काम घर पे करते रहिए। ग्रुप में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में शेयर कीजिए, एक दूसरे से पूछिए। थैंक्स अ लॉट।